अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान क्या बोला सबसे पहले है कि साहब अरे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़छाड़ की, हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म, हुजूर, गरीब परवर। कह रहे हैं कि भाई इस पे डिस्कस कर लीजिए कि दरिया सूख रहे हैं, न धोने को पानी है, न वजू करने को पानी है, न नहाने को पानी है, न पीने को पानी है। सोडा का इस्तेमाल कीजिए। इस पानी के ऊपर दुनिया की पहली जौहरी जंग हो सकती है। ये काम मत करें। ये हिंदुस्तान को ये समझाएं कि पाकिस्तान के लिए ये एक जिंदगी और मौत का मामला है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी का टूटती है तो फिर पूरी दुनिया में जो लोअर राइपेरियंस हैं उनमें सरासीन की फैलेगी। पाकिस्तान कितना भी ना करगड़े, कितना भी घुटनों पे आए, कितनी भी जी हजूरी करे, अब कंसेशन नहीं मिलना है। पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमेरिकी कब्जा है कि सऊदी अरब किसी न किसी स्टेज पे आकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि वो इसराइल को तस्लीम सऊदी अरब से पहले करे। फायदा तो अभी है कि आप सऊदी अरब से पहले करें ताकि कुछ एडवांटेज आप ले सकें बाहर इसराइल से और अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, या 4 ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। 44% जो पाकिस्तानी हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री। ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री इज बिलो पॉवर्टी। अच्छा, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मोहन भगवत हैं जो आरएसएस के चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर शहरी जो है वो हिंदू है, भारत का हर सिटीजन जो है वो हिंदू है। इसका मतलब ये है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, बल्कि सब हिंदू हैं। और आरएसएस जो है वो इन सब को कन्वर्ट करना चाहती है, इन सब को जबरदस्ती फोर्सफुली हिंदू बनाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों आपने चिनाब रिवर के बारे में तो सुना ही होगा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ पर बन रहा है जस्ट टू क्रिएट और मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर बात और भी हो रही है। जैसे पाकिस्तान आए दिन हमें धमकी देता रहता है कि जिस तरीके से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया है या फिर उसको मानने से मना कर दिया है, अगर ज़्यादा ऐसा रहा तो पाकिस्तान जो अटैक करके वही पानी खुद के लिए फिर निकाल लेगा वहाँ से। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखो ना, तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय में 3 से 4 चिट्ठियाँ लिख चुका है टू इंडिया इसी मैटर के मामले में, मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में। और उसका कहना ये है कि भाई देखिए, अगर कोई बातचीत करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके ये हमारा पानी छोड़ दीजिए। मतलब अपने देश की जनता को खुश करने के लिए वो कुछ भी बोल तो रहा है पाकिस्तानी, लेकिन पिछवाड़े में दम है नहीं उतना कि इंडिया पर अटैक करके वो सारी चीज़ें की जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान क्या बोला सबसे पहले है कि साहब अरे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़छाड़ की, हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। फिर बोला कि IWT का सस्पेंशन मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। अब जानते हैं क्या हो रहा है? 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म, हुजूर, गरीब परवर, जैसे चाहें वैसे इसमें संशोधन के लिए वार्ता कर ले, हम तैयार हैं। गुस्ताखी हमारी माफ की जाए, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। यार, तुमको 2021 से लिखना शुरू कर दिया था, 2023 में लिख दिया, 2024 में लिख दिया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये अपना काम सर्व नहीं कर रही है, हमारे सारे के सारे बांध जो हैं वो भरे जा रहे हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही है, उनमें पानी का जो भराव है, पानी की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। आप इसका जो सिस्टम है वो ठीक करेंगे? नहीं, हम तो डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे।
जब भी डिसल्टिंग करने की कोशिश करो, नहीं डिसल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी आप कोई बांध बनाने की कोशिश करो, अपना जो 3.6 MAF पानी जो हमें स्टोरेज अलाउड है ट्रीटी में, उसमें पंगे, हर चीज में पंगे। मतलब IWT एक अपर राइपेरियन की एक प्रिविलेज होती है। IWT इंडस वाटर्स ट्रीटी अपर राइपेरियन की प्रिविलेज के रूप में होनी चाहिए थी, और उसको पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से भारत के ऊपर हुक्म चला रहा हो, भारत के ऊपर पूरी हुकूमत कर रहा हो। ये हाल हो गया था। और उसके लिए तो किसको हम दोष दें साहब, हमारे नेहरू चाचा थे, और नेहरू चाचा जो थे वो बहुत ही कोमल मन के थे, और उनकी जो सारी कोमलता थी वो दूसरों के लिए, दुष्टों के लिए, ब्लैकमेलर्स के लिए, जो उनको लात मार सके उनके लिए रिजर्व थी। भारतीयों के लिए कोई कोमल मन उनका कभी भी नहीं हुआ, और विशेषकर हिंदुओं के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। हिंदुओं से तो वो बहुत डरते थे। खास तौर से वो कहते थे कि भाई ये जो हिंदू रिवाइवलिज्म है ये बड़ा खतरनाक है। ये उसी तरह की बात है जिस प्रकार से जब भगवा आतंकवाद फैलाया गया था, झूठ फैलाया गया था भगवा आतंकवाद का, और राहुल गांधी कहते थे कि ये जो भगवा सुप्रीमेसिज्म है ये इस्लामिज्म से ज़्यादा खतरनाक है। ये नेहरू चाचा की ही थिंकिंग थी। तो नेहरू चाचा ने इंडस वाटर्स ट्रीटी में सब कुछ भर भर के 80% पानी बेसिन का उठा के पाकिस्तान को दे दिया। 170 MAF पानी में से 135 MAF पानी पाकिस्तान का। जरा सोचें। अब घुटनों पे आ गए हैं भाई लोग, पूरी तरह से घुटनों पे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, 4 चिट्ठियां आ चुकी हैं जिसमें 2 पब्लिक डोमेन में और 2 और भी आई हैं। कह रहे नहीं हम उसके ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। एक तो खुद नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे RSS के सरबराह मोहन भागवत हैं, और तीसरे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। ये तीनों जो हैं, इनके बारे में पाकिस्तान के पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि जिसके जरिए इनको UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बयान दिए हैं। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की मसाजिद पर हमले नहीं किए, इन्होंने क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर है उन पर भी हमले किए हैं। इन्होंने सिखों के खिलाफ भी इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म किया है। इसके अलावा जो मोहन भागवत हैं, जो RSS के चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर शहरी जो है वो हिंदू है, भारत का हर सिटीजन जो है वो हिंदू है। इसका मतलब ये है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, बल्कि सब हिंदू हैं। और RSS जो है वो इन सब को कन्वर्ट करना चाहती है, इन सब को जबरदस्ती फोर्सफुली हिंदू बनाना चाहती है। और इनका जो मुस्लिम मज़हब के लोगों को फोर्सफुली हिंदू बनाने का जो प्रोग्राम है उसका नाम है घर वापसी प्रोग्राम। तो ये जो घर वापसी प्रोग्राम है ये RSS के सरबराह मोहन भागवत को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए काफी। मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम है बागी टीवी। बागी टीवी के ऊपर पिछले 1 साल में 3 दफ़ा उसको इंडियंस ने हैक किया, और ये जितने हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं ये मुझे पता चला, मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया कि अजीत दियोल के कहने पे होते हैं। ख़ास तौर पे वो पिन पॉइंट करता है कि किसको हैक करना है, किसको टारगेट करना है, किसको क्या करना है। तो मैं बड़ा ही तंग था। बल्कि 1-2 दफ़ा हमारे, आप समझे, हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनको मैंने कहा भी यार कि अगर तुम लोग जानते हो तो किसी तरह मैसेज भिजवाओ कि यार मेरी तो न्यूज़ की वेबसाइट है, तुम क्यों उसको हैक करते रहते हो। फिर 2 महीने पहले पता चला कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम था कि जिस सर्वर पे मेरी टेक्निकल टीम ने उस वेबसाइट को अपलोड किया हुआ था वो सर्वर ही इंडिया में था। तो उनके लिए बड़ा आसान था उसको बार बार हैक करना। तो हमने उसका सर्वर चेंज किया, उसको ले गए हम एक और मुल्क में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल है। उसको हमने काफ़ी डबल ट्रिपल उसके जो हैं लॉक्स एंड कोड्स किए हुए हैं। लेकिन खैर हैक होने को तो चीज़ हो सकती है हैक।
तो मीनवाइल मैंने कहा अजीत दियोल को आई शुड गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वैसे भी ये बड़ा ही इसको बातों का शौक है, कभी फील्ड मार्शल की फैमिली के मतलब बात करता है, कभी किसी की, और मेरी तो वेबसाइट इसने 2 बार हैक करवाई। तो मैंने इसकी बेटी के घर के जो कैमराज हैं उनको हैक किया, अजीत दियोल मैंने किया। हमने जो मई 2025 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुरेदे ना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारी और चाइना की दोस्ती जो है उस पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही, लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना? पाकिस्तानी थे। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी, वो कौन दे रहा? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी, कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सेटेलाइट से मिलती हैं। वो सेटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सेटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सेटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी। जैसे आपको कहा ना कि मेरा मालिक बड़ा गैरतमंद है, वो कर्ज नहीं रखता। गजा जहाद बिल माल की मद है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने की मद है। आप यहां पे ज़कात दे सकते हैं, आप यहां पे सदकात भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो इससे तीसरी बड़ी मद है वो अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में जहाद करना है, और उससे बढ़कर है गजा के रिबात में शामिल होना। ये सारे खर्च आप गजा के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी खर्च गजा के लिए करेंगे, याद रखें कि ये सईदी रसूलुल्लाह की बेहतरीन उम्मत की खिदमत है, और अल्लाह ताला इस खिदमत को ऐसे कबूल फरमाता है कि इसकी निशानियां और बिशारतें आपने खुद इन नौजवानों की शहादतों और गवाहियों में खुद सुन ली, कि जो हमने आपके सामने ये रखी। और ये थोड़े से हैं, इस तरह के दर्जनों सैकड़ों मेरे पास पैगामात पहुंच रहे हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली दिखा रहा है जब से उसने गजा के रिबात में अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करना शुरू कर दिया। ये खुशखबरियां और बिशारतें हमने आपको इसलिए बताई कि आपको भी तरगीब हो कि अल्लाह ने जन्नत का रास्ता रिबात गजा के थ्रू रखा हुआ है। गजा के रिबात के जरिए जन्नत का रास्ता है इस वक्त, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए में है इस वक्त। जब पाकिस्तान में गज़वा हिंद शुरू होगा तो आपका एक इम्तहान यहाँ भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक गज़वा हिंद पाकिस्तान में शुरू नहीं होता, सबसे बेहतरीन जहाद जो तलवारों के साए में आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है वो गजा का रिबात है। इन मुसलमानों की किफ़ालत करना 2 जहानों में आपके लिए खैर है, दुनिया और आखिरत की खैर है, और मेरा मालिक दुनिया में भी आपको वो कुछ अता करेगा जो आपके गुमान में भी नहीं है, और आखिरत में भी वो जो आपके गुमान में हो ही नहीं सकता, कि मेरा मालिक कर्ज रखने वाला नहीं है, हालांकि अपने बंदों से कर्ज मांगता। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आफ्टर ऑल वो दिन भी इनफैक्ट आना शुरू हो गया है जब इन्हें निकाला जाएगा। कल रात इस गुडी सीन में अचानक ट्विस्ट ले आए और रूस के करीब एटमी आबदोजे तैनात करने का ऑर्डर जारी कर दिया। रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन फ्लोरिडा के पास भेज दिए थे। उसके अलावा कुछ एक इंडियन शिप्स वर नियर द स्वीडन बॉर्डर। So now people are observing in India. तो मेजॉरिटी ऑफ काउंटर ट्रम्प आर्गुमेंट्स कहां से आ रहे हैं? भारत से आ रहे हैं। ये कदम सिर्फ अस्करी जवाबी तवाज़ुन नहीं, बल्कि एक ऐसा इशारा है जो नई सर्द जंग के आगाज की घंटी बन जाएगा। और वो जो कल स्टेटमेंट आया कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, वी आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। दुनिया फिर से उस दहलीज पे खड़ी है जहां अल्फाज नहीं, समंदर की गहराइयों में गायब आबदोज़ें और उनमें मौजूद एटमी हथियार फैसले करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये निजाम दुश्मन को ये पैगाम देता है कि अगर हम खत्म हुए, लुटेरों को, डाकुओं को, रेपिस्ट को, आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को, हमलावरों को आप हीरो मानते हैं, और जो असल हीरो है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी 23 साल की उम्र में, वो उसी मिट्टी के पैदा हुए थे, वहीं पर पैदा हुए थे, सरदार भगत सिंह।
आप उनको अपना हीरो नहीं मानते हैं, कोई जानता नहीं है पाकिस्तान में। व्हाट वॉरियर शिप, और इज इट जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार जस्ट पेट्रोलिंग के नो लिए नो नो, इट्स अ वॉरशिप। उसने ये जो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उसमें अपने वॉरहेड्स, एटॉमिक वॉरहेड्स नस्ब कर दिए हैं और वो तैयार हालत में रखे हुए हैं। हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। But one thing, you have to deal with the Asian countries with respect. That is something the West must realize. Today, Ukraine is the first line of defense for the West. Russia is the first line of defense for Asia. अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। और भारत मुसलसल मौके की तलाश में है कि वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते हुए सबक सिखाए। You said India is a dead economy. फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो, अच्छा I heard India has stopped procuring Russian oil. तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? नमस्कार दोस्तों। अब अमेरिका जो है ना वो इंडिया को इसीलिए सहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भी इंडिया जो है वो चाइना के पाले में ना चला जाए। अब इस टाइप की सिचुएशन में इंडिया जाए ना जाए जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ये बात तो थी कि भाई इंडिया जो है वो हर तरीके से बेनिफिट लेता था। अभी सबको दिखता भी था कि इंडिया चाइना से भी अपना बिजनेस कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, यूएस से भी कर रहा है, सबसे कर रहा है और अपना बेनिफिट देख रहा है। अब ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पिछले दिनों अगर आप देखो तो फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पर हाई हो गया कि भाई इंडिया सारी जगह पर ये कर रहा है और हम उसको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ट्रंप ने प्रेशराइज करने की कोशिश भी की कि भाई आप रशिया से ऑयल परचेज़ ना करो, तो इसलिए अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज़ नहीं करता तो कहाँ से करेगा? ऑब्वियसली यूएस से कर सकता है या फिर दूसरे यूएस फ्रेंडली कंट्री से कर सकता है, तो उसमें हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। साल के तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही ट्रंप ने ये सारी चीज़ें की, इंडिया ने मना कर दी। अब सिचुएशन ये हो गई है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब फंस गए हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। So eventually the Americans are, I'm sure there are parallel negotiations going on that, listen, we do need each other. इंडिया ने कभी ये तो नहीं कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग, यू हैव टू डील विद द एशियन कंट्रीज विद रिस्पेक्ट। दैट इज समथिंग द वेस्ट मस्ट रियलाइज। आप एशिया को अभी भी नीचे स्तर पे देखते हो। सो विद इंडिया, नो वन सेज कि इंडिया की किसी की जरूरत नहीं है, हम ही है और किसी की जरूरत, ऐसा नहीं है। बट द मोमेंट यू कॉल समबडीज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी, वो फिर बोल रहा है ना मैं तो थर्ड लार्जेस्ट बन जाऊं। अब कोई डेड इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट नहीं बनता है ना। दैट मीन्स, एंड सेकेंड, इमेजिन यू सेड इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, फिर अगले दिन तुम ही बोल रहे हो, अच्छा आई हर्ड इंडिया हैज स्टॉप्ड प्रोक्योरिंग रशियन ऑयल। तो फिर इंडिया लेके क्यों सोच रहे हो भाई? अगर इंडिया डेड इकोनॉमी है तो क्यों सोच रहे हो? रशिया से तुमने कहा कि दे कैन टेक दैट डेड इकोनॉमीज टू व्हाटएवर, उसने तो रशिया से हम तेल ले, रशिया को हम तेल दे, तुम्हें क्या मतलब? यू आर नॉट योरसेल्फ कन्विंस्ड विद व्हाट यू आर सेइंग। और रशिया से अभी भी रशिया से एटलीस्ट 3 to 4 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका खरीदता है, ये सैंक्शंस के बावजूद। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आदि? आई एम टेलिंग यू। और ये जो कल का स्टेटमेंट है, नो मेंशन ऑफ अमेरिका, नो मेंशन ऑफ ट्रंप, नो मेंशन ऑफ एनी अदर कंट्री। मोदी जी ने सिर्फ कहा कि वी हैव टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और जहां इंडियन कंट्रीब्यूशन है उसी चीज को खरीदो, बस। मतलब आई एम नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू यू। इनका प्रॉब्लम है कि यार हमें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। दैट इज द थिंग एंड दैट इज हाउ इट विल बी। वो आप देखेंगे पैरेलल नेगोशिएशंस इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि ठीक है, दैट हैपेंस फ्रॉम व्हाइट हाउस टाइम टू टाइम, बट लेट्स नॉट रॉक द कार्ट, लेट्स गो एज इट इज। क्योंकि उनको भी पता है देयर आर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस। उनके साथ चाइना का ट्रेड हमसे कई गुना ज्यादा है, बट हमारे साथ जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ उनका है नहीं। सो दे हैव टू फिगर आउट व्हाट दे वांट। वी आर वेरी क्लियर। हम रशिया से तेल इसलिए नहीं लेते हैं कि वी वांट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। हम रशिया से तेल इसलिए लेते हैं
because it's come a little cheaper, because the supply is secure, और हमारे 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल करना है, आई हैव टू थिंक अबाउट कॉस्ट। हाँ, जिस दिन दुनिया भर में डॉलर की तरह मैं रूपी छाप के करूंगा, उस दिन मैं सोचूंगा नहीं कहां से ले रहा हूं, बट टुडे आई हैव टू थिंक। तो ये जो होता है ना कि कोई देश अपना कोड इंटरेस्ट नहीं देखेगा, दे विल ओनली थिंक अबाउट अमेरिका। ये जो ट्रम्प का परसेप्शन है, दैट इज टेकिंग देम डाउन। Is it a warrior ship or is it just like a threatening के लिए बस भेज दिया उन्होंने? नॉर्मल शिप्स हैं जो कई बार just पेट्रोलिंग के लिए। No, it's a warship है। इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं आप? मैं इंडियन नेवी में अमेरिकन शिप जो पहुंचा है अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन है इसका, ओहायो क्लास। So he is trying to threaten Russia. He is not just sent on patrolling. He is trying to threaten Russia, especially after the statement. Yes. Statement के बाद भेजा है ना, तो threaten कर रहे हैं। स्टेटमेंट के बाद भेजा है because मेडवेडेव का स्टेटमेंट था डेड हैंड। डेड हैंड का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, हम आपको तबाह कर देंगे। उसने ये बोला हमारी सोवियत कैपेसिटी है। और साथ में रशिया ने टुडे दे स्टार्टेड ए न्यू ओरेशनिक सीरियल प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल, जो कि फॉरवर्ड बेस पे लगेंगी। दैट विल बी ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ रशिया, ओरेशनिक। तो ये सब अनाउंसमेंट्स किया है आज बेलारूस में, ट्रम्प ने पुतिन ने बोला है। तो इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं इसको ऐसे समझिए कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली मिलिट्री इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कि वो इसलिए हो रहे हैं कि अगर वॉर छिड़ता है कहीं पर भी किसी भी तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन इमीडिएटली कैंसल ऑल डेट। इसको जीरो कर सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओके, तो इमरजेंसी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। इमरजेंसी पावर्स आर मोर देन द रेगुलर पावर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। अब जो ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, दे आर नोन फॉर क्वाइटनेस एंड अटैक। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं। लॉस एंजलिस क्लास आर द अटैक सबमरीन्स, जो कि दे डिफरेंस देन बैलिस्टिक एंड दिस। सो ओहायो क्लास सबमरीन्स जो है, they are very big in size, they carry long range missiles, और उसमें credible deterrent होता है। each missile submarine carries up to 16 nuclear missiles। तो 2 लगी हैं तो 32 है वहाँ पे। प्लस अमेरिका ने छोटे छोटे बॉम्ब्स भी, जो आलू बॉम्ब होते हैं, जिनको बोलता हूँ मजाक में, सारे आलू बॉम्ब बिखेर दिए पूरे यूरोप में। और पाकिस्तान में तो पहले से थे, बट यूरोप में, जर्मनी में, ईस्टर्न यूरोप में या ग्रीस के पास और यूके में, हर जगह B-61 एयर ड्रॉप टैक्टिकल बॉम्ब्स होते हैं, वहाँ पे भेजे। सो रशिया का रिस्पांस तो यू ऑल नो, हम लोग सबको मालूम है कि रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। जिस तरह यूक्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द वेस्ट, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। अगर रशिया नहीं होगा तो भारत के ऊपर ये सब लोग हावी हो जाएंगे। We all know that also। तो यहाँ पे एक तरीके का what I'm seeing is, भारत तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में be very active on this one। तो भारत के पास भी वो सारे टूल्स हैं जो उसको प्रेशर में यूज कर सकते हैं। जो मॉडल इसराइलीज अपना रहे हैं वो इंडियन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहूनी ताकतों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। और आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीन जा पहुंचा है और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो। और इवन CNN में इसको टॉप मोस्ट स्टोरीज में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा। हमने तो चाइनीज को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इजराइल कर दे अमेरिका। मैं ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कर रहा। आसिम मुनीर को इतना खुल के ललकारना, उसको नायल कहना, उसको निकम्मा कहना,
निकम्मा, नाकारा, निकम्मा, निठल्ले, निकम्मा, डकैत। Pakistan is currently not under martial law, but under Asim law. Asim Munir's law is prevailing in the country, and the ISI is protecting it. चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा। किसी दुनिया के मुल्क में चाइनीज के साथ ऐसे नहीं हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने बंद कमरे में एक मुलाकात की है, और उस बंद कमरे की मुलाकात में आप भी समझते हैं जहाँ पर हमारे बच्चों को कोई अगर मारता है, ये मुल्क इस्लामी मुल्क है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत हूँ नहीं। बेशक सर, बेशक ना। इस्लाम में क्या है? आंख के बदले आंख, हाथ का बदला हाथ। Whatever gives Asim Munir power becomes the law of this land. Asim Munir will sacrifice everything in the country for his power. चाइनीज यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं। But let me make it clear, I will die, but I will never accept Asim Munir's kingship. भाई चाइना का फायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, लेकिन कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए फील्ड मार्शल भी कहते हैं। अब पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया था जिसको फुलफ़िल करने के लिए इसको फील्ड मार्शल बना दिया है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि उसकी जो विज़िट है ना, वो चाइना हुई है। अब देखिए, चाइना जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब जाता है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देखने लायक होता है। हालांकि इतने वीडियोस बाहर आते नहीं हैं, लेकिन जितने भी वीडियोस आ रखे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है, जिसमें वो लिटरली ये फील करते हैं कि देखिए, हम जो है ना वो आपके गुलाम हैं, जैसे आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। और वो कहता है ना, वही बस सेंटेंसेस वो रिपीट करते रहते हैं कि भाई हिमालय से ऊंची, सेहत से मीठी और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है। चाइना एंटरटेन कर लेता है। उसमें सबसे बड़ी इंसल्ट अगर आपको देखनी हो ना, तो तब होती है जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई एक सरकारी कर्मचारी चला जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होते हैं ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, बलोच क्या कह रहे हैं? बलोच कह रहे हैं कि साहब, चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था, काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की, और यह दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो, पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि साहब, ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है
वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट ये है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। पाकिस्तान के वजीर आज़म जो हैं वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज़ कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं, पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। BLA ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया, और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। BLA किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं। उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी, और थैंक्स टू BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं, चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज, ये 3 टारगेट हैं। और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे। पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फ़ौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा। अब तो वो पहले होता था सी पैक की बातें होती थी, अब वो भी नहीं होती। अगर होती हैं तो मुझे बताएं। अब चाइना को भी समझ आ गई है कि ये दे आर नॉट सीरियस। चाइनीज़ का मुझे इतना पता चला है कि चाइनीज़ ये ज़रूर कहते हैं कि जितना कारोबार करना है हमारे साथ कर लो, हम आपके साथ कारोबार करने को तैयार हैं, बट बी सीरियस। जिस तरह इंडिया है, चाइना का फ़ायदा इंडिया ने उठाया, हमने तो नहीं उठाया भाई। चाइना का फ़ायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाया। समझ रहे हैं आप बात? सो इस चीज़ का फ़ायदा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाइनीज़ वो ब्रीफिंग ले रहे थे, ठीक है जी। जो डेवलपमेंट हो रही है जी CPEC की, चाइनीज़ प्रोफेशनल जो हैं उन चाइनीज़ बिजनेसमैन की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको बचाना है, उनको साथ खड़े होना है, उनके साथ ये होना है, उनके साथ वो होना है। भाई आपने तो चाइनीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके। पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ को गले से लगाया गया कि यार ये पैसे लेके आ रहे हैं, हमने चाइनीज़ को भगा दिया।